Hello everyone. How are you all doing? हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था. वी वर डिस्कसिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसमें आपको एक कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स के साथ मैं छोड़ के आई थी. आई गेव यू अ मॉलिक्यूल, अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी विच इज़ टेट्राअमाइन कॉपर विथ 2 एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट. मैंने आपको उसका नेचर भी दिया था कि पैरामैग्नेटिक है और आपसे ये कहा था कि फाइंड आउट कीजिए कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, DsP2, sp3 या sp_d2. आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा. चलिए देखते हैं कि किसने किसने क्या से सॉल्व किया. अगर हम देखें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4. और अगर कॉपर आयन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d9 4s0 4p0, क्योंकि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन और 3d से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो आपके पास 3d9 बना है. सो लेट अस सी इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखाई देगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल. ओवरलैपिंग तभी होगी जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में होगा. और हमें मालूम है यहाँ एम्प्टी कौन है, 4s और 4p. Now look at it. Coordination number 4 है, so we need 4 empty orbitals. 4 orbitals चाहिए. चलिए हमारे पास एक s का और 3 p के orbitals खाली हैं. d में ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमारे पास 4 orbitals empty अवेलेबल हैं. So we need 4 empty orbitals. There are 1s and 3p orbitals available. Therefore, it will have sp3 hybridization. ऐसा ही लग रहा है बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा नहीं. क्यों नहीं होगा देखिए. बट when seen from spectrometer, there is electron pair not present in 1p orbital. जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर से इस मॉलिक्यूल को देखा तो हमने देखा कि p ऑर्बिटल एक खाली है. और ये कैसे पॉसिबल है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, क्योंकि अनपेड होना चाहिए. अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब d ऑर्बिटल हिलने वाला नहीं है. d ऑर्बिटल हिलने वाला नहीं है, चारों के चारों अलग मिलेंगे तो पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें. सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए ये इलेक्ट्रॉन खाली होना चाहिए. सो इसको भूल जाते हैं. अब बच्चे ये चार में भी कहता है एक p खाली है, p में है नहीं. सो अल्टीमेटली हम कितना यूज़ कर रहे हैं? वी यूज़ 1s and 2p. What about the fourth orbital now? Therefore, the fourth orbital used for bonding is from higher spin or high spin 4d orbital. Therefore, this molecule has sp2d hybridization. And the geometry is square planar और स्क्वायर प्लेनर. तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा?
Cu, NH3, 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 NH3. This is the geometry of this tetraamine copper 2 ion. और अगर आपको ऑर्बिटल्स दिखाने हैं, सो 4s खाली है आपके पास, 4p एंड दिस इज दी 4d. और यूज़ क्या क्या होंगे, एक इसके लोन अंदर आएगा लोन पेयर, एक इसमें आया लोन पेयर, एक इसमें आया और एक इसमें आया. सो दैट इज़ वाई इट गेन्स sp2d हाइब्रिडाइजेशन. सो नेक्स्ट हमारे पास आई कौन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. बहुत सारे लिमिटेशंस थी वेल स्पॉट थ्योरी की, कि बहुत सारी एजम्पशंस रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी. सो इन सारी की सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम लिमिटेशंस of VBT, that is valence bond theory, and to explain optical properties of crystalline solid, crystal field theory was proposed. In valence bond theory, bond between central metal atom and the ligand is considered purely covalent. But in crystal field theory, metal ion and ligand are considered point charges, and the interaction between them are purely इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिगेंड जो आपके पास है, या तो वो एक अनायन हो सकता है या फिर कोई ना कोई मॉलिक्यूल, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक डोनर एटम या डोनर आयन होगा. करेक्ट. अगर अनायन है तो आप सिंपल समझिए, आपका सेंट्रल मेटल एटम वो भी एक आयन है और ये भी एक आयन है, तो आयन आयन इंटरैक्शन होगी वहाँ. और अगर वो मॉलिक्यूल है तो कैसा होगा, आयन डाइपोल इंटरैक्शन. वाई डाइपोल, क्योंकि वहाँ डोनर एटम है, एक लोन पेयर होगा, ऑलरेडी एक कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट उसके पास होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन. जैसे आप देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो कॉपर का आयन है, ठीक है, और मान लीजिए यू हैव व्हाट डू यू से क्लोराइड आयन. सिंपल, इनकी इंटरैक्शन होगी तो आयन आयन इंटरैक्शन है. यहाँ देखिए, इफ़ यू हैव लेट अस से कॉपर आयन और आपके पास एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल यानी अमोनिया का मॉलिक्यूल है. अब अमोनिया के पास ऑलरेडी एक नेट डाइपोल है टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन. सो इसका मतलब डाइपोल एंड द आयन इज गोइंग टू इंटरैक्ट बिटवीन वन अनदर. सो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई पॉइंट चार्जेस या ऐसे आयन्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब अगर हम देखें तो जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बने हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बना रहे हैं. सेंट्रल मेटल एटम एक ट्रांजिशन मेटल है, सो इट मीन्स डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है. सो इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, all 5 orbitals are of same energies. जैसे हमने बात की थी पी एक्स पी वाई पी जेड की, ऐसे ही जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं दैट इज डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स
जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी जेड का स्क्वायर. आई होप क्वांटम थ्योरी याद होगी आप लोगों को. So in case of d orbitals, all five orbitals are of same energy. Such orbitals with same energies are called degenerate orbitals. ये 1 मार्क में आ सकता है. What do you mean by degenerate orbitals? Degenerate orbitals are those orbitals which have the same amount of energy or the same energy level. In neutral central metal ion, due to ion dipole ligand approaching आयन डाइपोल इंटरैक्शन कह सकते हो या आयन डाइपोल मॉलिक्यूल कह सकते हो. उसमें जब लिगेंड अप्रोच करता है टूवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम आयन, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस. अब दिमाग में आ रहा होगा क्यों? सोचो ज़रा. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. जब भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन प्रेमाइसिस में आएगा तो रिपल्शन बढ़ेगी. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी तो एनर्जी इंक्रीज होती है. राइट. सो आप ये देखिए, ये आपके पास मेटल एटम है, इसके पास एक लाइगेंड, 2 लाइगेंड आ रहे हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं. जब इसकी तरफ आएंगे ये लिगेंड्स, सो व्हाट विल हैपन, इस मेटल एटम के जितने भी डी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज करती है. ठीक. जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल एटम को, सो उसके डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करने लगी, वो अनस्टेबल सा होने लगता है. ठीक है. इफ ऑल द लिगेंड्स, चाहे अनायन हो चाहे कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, ऑल द लिगेंड्स, चाहे वो अनायन हो चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, इफ ऑल द लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम central metal ion and occupy symmetrical positions, then spherical field is generated that increase energy of d orbitals equally. Therefore, although energy of d orbital increases but is same, so degeneracy is maintained. भले ही एनर्जी बढ़ गई लेकिन मेंटेन तो है. समझो इसको इस तरह से, मान लो ये आपके पास 3 डी ऑर्बिटल्स हैं. ठीक. ये थी इनकी एनर्जी विच इज कॉल्ड एज degenerated energy or the degenerated d orbitals. करेक्ट. अब जब लिगेंड इसके पास आया तो इन सब की एनर्जी बढ़ गई, तो ये पहुंच गई यहाँ. राइट. ऑल 5 हैव द सेम एनर्जी बट बढ़ी हुई है. दिस इज कॉल्ड एज एवरेज
energy of d orbitals. So there is but the degeneracy is still maintained. This is called as degeneracy is maintained. Right? So पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी लेकिन एक जैसी बढ़ी. So this is again the degeneracy is maintained, यानी कि they will have the same energy. However, if the ligands are oriented in different directions, then what happens? Then these 5 d orbitals will have different shape and orientation under the influence of different interaction from the ligands. क्योंकि ओरिएंटेशन बदल गई है लिगेंड्स की, सो इंटरैक्शन भी डी ऑर्बिटल्स के साथ अलग अलग होगी. तो जिसकी जैसी ओरिएंटेशन होगी लिगेंड के साथ वो वैसी ही शेप और ओरिएंटेशन ले लेगा. नाउ द ऑर्बिटल्स इन लाइन विद लिगेंड अगर एक जैसी पोजीशन में लाइन हो गए, सो व्हाट विल हैपन? विल एक्सपीरियंस, देखो एक दूसरे का रास्ता काटेंगे तो दिक्कत तो आएगी ना, से दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन. अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली एनर्जीज विल इंक्रीज. increases while orbitals away from ligands experience रिपल्शन तो उनको मिलेगी लेकिन लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिलेगी उन्हें. दे एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन. सो उनके पास जो एनर्जीज होंगी वो कैसी होंगी? एनर्जीज ऑफ सच डी ऑर्बिटल्स विल डिक्रीज और विल बी लेस. यहाँ डिक्रीज से मतलब यहाँ लेस है, यहाँ ज़्यादा है. ठीक है, किससे लेस किससे ज़्यादा उसकी बात बताते हैं आपको. हमने बात की थी हमारी इन डी ऑर्बिटल्स की. हमने कहा कि जब लिगेंड आता है तो ये बराबर ऊपर चले जाते हैं. करेक्ट. और अगर मान लीजिए दिस इज कॉल्ड एज एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड. ठीक है. अब एनर्जीज दो तरह की होंगी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ कुछ याद होगी आप लोगों को, बस कुछ वैसा ही, सिग्मा स्टार सिग्मा वाली बात. तो कुछ हमारे एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी बढ़ जाएगी और कुछ होंगे जिनकी कम रह जाएगी. So this is what we are saying less, and this is talking about more from a particular threshold. This is the threshold लगा लीजिए, या एवरेज से. एवरेज से नीचे है कब? जब ऑर्बिटल्स लिगेंड से ऑपोजिटली डायरेक्शन में अलाइंड है, अवे हैं. और ये ज़्यादा कब है? जब लिगेंड्स इन लाइन विद ऑर्बिटल्स होंगे. सो इस केस को हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हाई एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स एंड द लो एनर्जी. इसी को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल. देखिए 5 जो हैं वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गए. सो ड्यू टू लिगेंड्स और द ligand energies of d orbital split.
अगर मान लीजिए टोटल 5 एनर्जीज हैं, 5 एनर्जी है, तो ये डिवाइड कर जाएगी सच दैट इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास कम है, इन द सेम प्रोपोर्शन और रेशियो। अभी बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है जी। सो दिस कन्वर्जन ऑफ degenerate d orbitals of the metal ion into different sets of orbitals having different energies in the presence of electrical field of ligands is called crystal field splitting। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFS। और ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इज बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उस पर डिपेंड करती है। अब देखो, सिंस crystal field splitting, I will write CFS, depends upon ligand, so different complexes will have different splitting with different coordination number। देखो ना, लिगेंड पे डिपेंड कर रहा है, कितने लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, उस पे डिपेंड करेगा कि इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे हो। सो एक बार फिर से देखते हैं। दीज आर द 5 डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन। इसकी ये हो गई हमारी डी जेनरेसी, लेकिन हायर एनर्जी। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अगेन एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ए क्रिस्टल फील्ड स्फीयर। स्फीयर क्यों कह रहे हैं? जहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है लिगेंड का सेंट्रल मेटल एटम से। उसके बाद हम देख रहे हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में हम बात कर रहे हैं वी हैव 1 ओवर हेयर, 2 ओवर हेयर, और दूसरा हमारे पास ये है 1, 2 और 1 3, और बीच में क्या है, ये आपके पास एवरेज एनर्जी, ठीक है, डेल्टा ओ। जिनकी भी एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है उसका नामकरण किया गया है EG, और जिनकी भी एनर्जी कम होती है उसका नामकरण किया गया है T2G ऑर्बिटल्स। जब बस वैसे ही जैसे हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल सीखे थे, यहाँ पर हम बात करेंगे EG और T2G ऑर्बिटल्स की। T2G ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे हैव हाई एनर्जी एंड T2G हैज़ लो एनर्जी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, T2G, किसी का नाम हो T2 तो T2G, किसी का नाम हो AG EG, सो आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। नाउ द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ EG and T2G is denoted by delta with a suffix, with a subscript O, where O stands for octa
octahedral geometry ऑफ क्रिस्टल। हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट्स कुछ याद हो तो याद आ जाएगा, डेल्टा ओ, वहाँ क्या था ओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, ठीक है जी। एंड ई जी ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी denoted as डेल्टा नॉट 3/5, यानी कि ई जी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है दैट इज़ 3/5, और जबकि T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, एवरेज दोनों का बराबर आना चाहिए। सो बची हुई एनर्जी इसके पास होगी T/2/5 डेल्टा ओ। सो इन दोनों का सम कर दो आप, तो आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी, दैट इज द एवरेज एनर्जी विच इज गोइंग टू बी 1। ऑब्वियसली रेशियोज हैं तो 1 तो आना ही है, ठीक है। रिमेंबर दैट एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स डू नॉट चेंज। डू नॉट चेंज का मतलब जितने भी आपके पास एवरेज एनर्जी है वो यही रहेगी। ये स्प्लिट होगी दो हिस्सों में, मेजर हिस्सा ऊपर वालों के पास, छोटा हिस्सा नीचे वालों के पास, उच्च जाति और छोटी जाति, इसमें भी आ गई। सो एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स डू नॉट चेंज एज पर द रूल कॉल्ड, हम इस रूल की डिटेल में नहीं जाएंगे, बस नाम पता होना चाहिए हमें, दैट इज द बैरी सेंटर रूल। नाम से कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं। बैरी सेंटर रूल का मतलब क्या है, दैट द सेंट्रल और द एवरेज एनर्जी रिमेन्स द सेम। अब हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल फील्ड की जो स्प्लिटिंग है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड, या तो लिगेंड वीक हो सकता है या तो लिगेंड स्ट्रांग हो सकता है, करेक्ट। इसी पे डिपेंड कर रही है सारी चीज़ें। अकॉर्डिंग टू this delta O, a series has been developed, that is spectrochemical series has been developed, and generally, I'm saying generally, not always, generally order of increasing फील्ड स्ट्रेंथ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको ध्यान में रखनी है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे वो मॉलिक्यूल है चाहे वो अनाइन है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड, क्लोराइड, सल्फाइड आयन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्राइट आयन, फ्लोराइडो, OH हाइड्रोक्सी, ऑक्सिलेट आयंस, O2 नेगेटिव एंड वाटर। हम यहाँ रुकते हैं क्योंकि वाटर इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम pH स्केल पे बात करते थे, वाटर का pH 7 होता है, यहाँ पर वाटर भी मिडल में आता है। इसके बाद इसके पहले जितने हैं उन्हें हम बोलते हैं वीक, और इसके बाद जो आएंगे उसे हम बोलेंगे स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो दिस इज आइसोसाइनाइड। देन यू हैव EDTA4 नेगेटिव। पिरिडिन की और अमोनिया की ऑलमोस्ट सेम होती है। सो देखिए अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो EN दैट इज डाईअमाइन, डाईपिरिडिन, ऑर्थोफिनॉल, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O, साइनाइड एंड देन कार्बोनियम। सो दिस इज द ऑर्डर। इसमें आप ध्यान रखेंगे आयोडीन सबसे कमज़ोर है, यानी हैलोजन वीक लिगेंड्स में आते हैं। कार्बोनिल नाइट्रेट, कार्बोनिल नाइट्राइट आयन, साइनाइड आयन, पिरिडिन, EN, अमोनिया एंड
ये बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आते हैं। फ़र्क क्या पड़ता है इन दोनों से? हमने कहा है कि वीक या स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग कॉज करते हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगी वहाँ जहाँ हमने डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स में कहीं पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, कहीं पे नहीं किया था। हमने कहा था वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहाँ फोर्स करके आप पेयरिंग कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि हमें कहा गया कि डायामैग्नेटिक है। व्हाट इफ अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर उस कॉम्प्लेक्स का ना दिया हो तो तब क्या करेंगे हम? तब काम आएगी ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके भी आप पे हम बता सकते हैं कि वो पेयरिंग होगी या नहीं होगी। होगी अगर पेयरिंग तो डायामैग्नेटिक, नहीं होगी पेयरिंग तो पैरामैग्नेटिक। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई कहाँ से? बच्चों, इट इज़ बिन फाउंड एक्सपेरिमेंटली based on absorption of light by complexes with different ligands. जनरली वाटर से पहले के जो लिगेंड हैं दे आर वीकर लिगेंड्स, वाटर के बाद के स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर मेटल आयंस जिसमें D1 है, D2 है या D3 है। अब इन ऐसे एलिमेंट्स जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है? इट ऑक्यूपाइज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। कौन से वाले बोला? T2G। T2G को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसीलिए हमने देखा है अगर ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो पेयरिंग नहीं होती। अगर ऑर्बिटल्स डी लोअर एनर्जी को ऑक्यूपाई करते हैं तो पेयरिंग नहीं होती। अभी आते हैं इसके ऊपर, बड़ा सही कॉन्सेप्ट है, सदा के लिए क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ गोइंग है। अगर मान लीजिए आपके पास D4 आ गया जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, 3 का तो चक्कर ही खत्म, चौथा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कैन ऑक्यूपाई, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई T2G और EG, किसी को भी ऑक्यूपाई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन fourth electron can occupy T2G or EG orbital depending upon strength of ligand। पहली चीज़ ligand की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा और दूसरी चीज़ पे डिपेंड करेगा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग of electrons denoted by कैपिटल P। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो या तो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा या हायर में, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड और डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा O, यानी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस लिगेंड को ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करने में, ठीक है। अगर कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएगा, अगर कम ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी नहीं स्प्लिट करेगा, फिर पेयरिंग हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ 2 कंडीशंस आएंगी। हम इन डेल्टा पे और पी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग द डी ऑर्बिटल एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं पहला कंडीशन, इफ़ required energy for splitting, यानी energy required for splitting d orbitals is
less than P, that is the energy required for pairing. देखो, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी. वी आर डिसओबेइंग द रूल ऑफ हुन्स. हुन ने क्या कहा था, जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो पेयरिंग नहीं होती. अब हम ज़बरदस्ती पेयरिंग कराएंगे तो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी. सो अगर स्प्लिटिंग में एनर्जी कम लग रही है और पेयरिंग में ज़्यादा लग रही है तो डेफिनेटली वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर एनर्जी. हम कहेंगे स्प्लिटिंग हो जानी चाहिए. सो इस केस में क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन takes place in high spin orbit or outer d orbital of same principal quantum number. तो ये क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि आपको मिलेगा क्या, sp2d, sp3d, ये कॉन्फ़िगरेशंस हमें मिलेंगी. सो ऐसा कब मिलेगा हमें, जिनका डेल्टा ज़ीरो कम होगा. और ये कब होगा, इट इज़ सीन इन वीक फील्ड लिगेंड्स. सो जितने भी वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनका डेल्टा ज़ीरो भी कम होता है. सो आप कह सकते हो दैट लिगेंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिगेंड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी. जिसकी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा एनर्जी, वो पेयरिंग को फॉलो करेगा. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, दूसरा कंडीशन है इफ़ डेल्टा ओ इज़ मोर देन पी, यानी पेयरिंग में एनर्जी कम लग रही है, स्प्लिट करने ज़्यादा लग रही है, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन undergoes pairing and forms low spin orbital complex using inner d orbital of n-1 क्वांटम नंबर और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. सो वी कैन से दैट सीन इन स्ट्रॉन्ग फील्ड ligands, that is delta O is more. So हम यहाँ पर एक सिंपल सा टेबल बना सकते हैं. लेट अस से वी हैव वीक फील्ड लिगेंड and we have strong field ligand. Weak field ligand जो होते हैं they have delta O is less than P और यहाँ delta O is more than P. So pairing do not occur. यहाँ क्या होगी, pairing occurs. राइट. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पेयरिंग डू नॉट अकर. सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से sp3d, sp3d2. यहाँ देखो क्या होगा, इवन sp2d ये भी एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. पेयरिंग अकर होगी तो क्या होगा, dsp2 d2 sp3. इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हमें मिलेंगी. This is going to form low spin high spin. This is going to form high spin complexes using
आउटर डी ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस using inner d orbital. So 1 2 3 4, फिफ्थ डिफरेंस एक और है बच्चों। इस केस के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, कॉन्फ़िगरेशन फाउंड इज, फॉर एग्जाम्पल वी हैव T2G3EG1, तो ये क्या बनेगा, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ देखिए क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन विल बी फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अभी हम सिर्फ फोर्थ की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल। कॉन्फ़िगरेशन फाउंड फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी T2G4 and EG0. So this is what is the strong field ligand and the high spin ligand. एग्जाम्पल देखो, वीक फील्ड लिगेंड्स कौन कौन से रहेंगे आपके हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन वी हैव नाइट्राइट आयन, और कौन हो सकता है, ऑक्सिलेट आयन इज ऑल्सो अ वीक, देन यू हैव OH नेगेटिव आयन। तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें भी आपको हैलोजेंस तो याद रहेंगे ही, क्योंकि हैलोजेंस आसान है याद करने, ठीक है, दीज आर द वीक वन। सो इनकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऊपर वाला आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होगा। यहाँ देखो एग्जाम्पल क्या क्या है, लाइक वी हैव pyridine, EN pyridine, then you have nitrite ion, nitrito ion, cyanide and carbonyl। इन खास तरह के कंपाउंड्स में हमें जब ये लिगेंड होंगे तो हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, यानी कि डी ऑर्बिटल N-1 का यूज़ होगा। एक्सपेरिमेंटरी और कैलकुलेशंस के थ्रू शो दैट D4 से लेके D7 तक के जितने भी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बनती हैं आर मोर स्टेबल फॉर strong field ligands compared to weak field ligands, making low spin complexes, making stable, you'll say stable लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो लो स्पिन बनेगा। आप ये इसको यहाँ एक और तरीके से याद कर सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड और द लिगेंड फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पिन ऑर्बिटल, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना लो स्पिन बनेगा, जितना वीक होगा उतना हाई स्पिन बनेगा, राइट। सो ये तो रही है आपकी कॉम्प्लेक्सेस इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। नाउ लेट अस लुक एट इन टेट्राहेड्रल्स। कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी is denoted by डेल्टा T। जैसे वहाँ ऑक्टाहेड्रल था, यहाँ टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एंड एक्सपेरिमेंटली वी हैव फाउंड दैट टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इज ऑलवेज लेस देन टेट्रा O, यानी ऑक्टाहेड्रली, एंड इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली that delta T is equal to 4/9 of delta O। ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्कर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है delta T is equal to 4/9 O। Now since we know delta T is less than delta O, so
कम होने की वजह से पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग इज़ नॉट फोर्स्ड, क्योंकि जब वो कम है तो हम सीधा उस पर चले जाएंगे. एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली फाउंड. भाई ठीक है ना, जब ऊपर जाने में हमें कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों जाके नीचे वालों को तंग करेंगे, हम चुपचाप ऊपर चले जाएंगे. राइट. एग्जाम्पल देखते हैं एक. फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट विद अमोनिया 6 3+, कोबाल्ट F6 3-. ज़रा इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए. अब देखो, अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग, कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा लिगेंड का तो कैसा स्पिन बनाएगा, लो स्पिन. लो स्पिन का मतलब इनर डी ऑर्बिटल यूज़ होंगे. सो यहाँ देखो, अमोनिया इज़ स्ट्रॉन्ग, और हमें पता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है. सो फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. और लो स्पिन है तो इसका मतलब नो पेयरिंग. yes, there will be pairing because delta O is more than P. P कम है तो पेयरिंग हो जाएगी. अगर पेयरिंग हो जाएगी तो इसका मतलब इनर डी ऑर्बिटल्स विल बी यूज्ड. करेक्ट. अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6. कोबाल्ट के मुझे 6 खाली बॉक्सेस चाहिए, ठीक, और लो स्पिन काम करने वाला है. सो इट इज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. और लो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, D2sp3. देखिए, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी. अगर हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ मालूम है तो हम बिना कुछ किए ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यूज़ करके कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं. नाउ लुक एट इट. F6. F6 कैसा है, F इज़ वीक लिगेंड. वीक लिगेंड का मतलब डेल्टा विल बी लेस एंड पेयरिंग इज मोर. अगर डेल्टा कम है सो व्हाट विल हैपन, नो पेयरिंग. नो पेयरिंग का मतलब आउटर डी ऑर्बिटल विल बी यूज. सो आपको कैसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो for coordination number 6 and octahedral geometry we will have sp3d2. अब समझ में है आपको क्यों सेम सेंट्रल एलिमेंट होते हुए भी अमोनिया के साथ D2sp3 मिल रहा था और फ्लोरीन के साथ हमें sp3d2 मिल रहा था. करेक्ट. अब हमने ये तो देख लिया कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा. ये डिपेंड किस पे करती है. पहली चीज़ तो मैं देखी किस पे डिपेंड करती है, लिगेंड के ऊपर. सो इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, सबसे पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर इसके अंदर आता है बच्चों, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट. मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट. और तीसरा फैक्टर इसके अंदर आता है नेचर ऑफ मेटल आयन. और फोर्थ पॉइंट आता है ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी. इन 4 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी. चलिए देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं वापस से नेचर ऑफ लिगेंड. अगर नेचर ऑफ लिगेंड में हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक है वीक लिगेंड और एक है आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड. अगर लिगेंड वीक है तो क्या होगा, इट कॉजेज डेल्टा ओ लेस इज देयर इज नो पेयरिंग and it causes high spin complexes. ठीक. स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो क्या होगा, डेल्टा ओ विल बी मोर
there will be pairing and it will form low spin complex. सिंपल कहानी है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेचर ऑफ मेटल आयन पे. चलिए नेचर से पहले हम देखते हैं मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ metal ion. Higher charge of metal ion gives greater value of change in energy or the splitting energy. अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो what will happen? पेयरिंग हो जाएगी. अगर पेयरिंग होगी तो क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. सो जितना ज़्यादा चार्ज होगा दिस विल कॉज फोर्स पेयरिंग. क्यों पेयरिंग होगी? बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन दिस एनर्जी और द स्प्लिटिंग एनर्जी. सो यू विल गेट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो और सिमिलरली अगर आपके पास लोअर चार्ज हुआ तो it will cause high spin complex. Similarly, it will cause this way. So we can say from here that oxidation state of metal ion is inversely proportional to spin complex. More the oxidation state, lower the spin. Higher the oxidation states, lower the spin. जितना कम होगा उतना हाई, जितना ज़्यादा होगा उतनी कम. एग्जाम्पल देखते हैं एक. वी हैव कोबाल्ट विद वाटर विच इज़ अ न्यूट्रल लाइगेंड विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. और दूसरा आपके पास है कोबाल्ट अगेन विद वाटर बट द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2. कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा. ठीक. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग? इसका देखो कोबाल्ट के अंदर +3 है और कोबाल्ट की +2 है. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है. इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू कॉज दी डेल्टा ओ विल बी मोर देन पी. यहाँ पर डेल्टा ओ विल बी लेस देन पी कंपैरेटिवली. ठीक है. इज एज अ रिजल्ट इट इज़ गोइंग टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बाय causing pairing of electron और यहाँ पे देखिए इट विल फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन्स में और ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों दैट इज़ द नेचर ऑफ मेटल आयन. Down the group, from 3D series to 4D to 5D. This series, the increase in energy or in splitting energy delta O has been, delta O हो या delta T हो कुछ भी हो, has been experimentally observed to increase by 30 to 50%. 3 से 4 में जा रहे हो 30 to 50% बढ़ गया. 4 से 5 में गए फिर 30 to 50% बढ़ गया. Therefore down the group delta or the energy is always more than P. So
hence pairing occurs and low spin complexes are favored. Are favored more. High spin complexes are mostly found in first transition series, that is 3D. 3D सीरीज के अंदर ही आपको यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे. अदरवाइज डाउन द ग्रुप यू विल फाइंड ओनली दी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. लास्ट पॉइंट आपके पास आता है बच्चों ज्योमेट्री का. ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी. Geometry of coordination entity. We know that T splitting energy of tetrahedral geometry is equal to 4/9 of splitting energy of octahedral geometry. So इसका मतलब अगर tetrahedral geometry होगी तो उसके अंदर आपको यूजुअली कैसे मिलेगा, आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे. लेकिन octahedral अगर होगी तो आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे. So you can say that in tetrahedral geometry, usually high spin complexes are favored. Or formed. क्योंकि उसमें स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो आगे बढ़ सकते हैं, पेयरिंग फोर्स नहीं होगी. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट पेशेंटली. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट. और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो डू कम बैक टू मी. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.